हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। और अब 3 खेती के बिल लाए जिससे ये पूरे खेती के सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। I am saying that it is the responsibility of the Prime Minister to protect the territory of this country. The Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it is his problem, not mine. अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आपने सुना राहुल जी क्या कह रहे हैं? 2 स्टेटमेंट मैंने बल्कि 3 स्टेटमेंट लगाए थे। एक तो वो 40 लाख और 80 लाख करोड़ ये और वो, और दूसरा वो जो कह रहे थे कि भारत ने प्रधानमंत्री जवाब दें कि उन्होंने चाइना में कितनी ज़मीन छोड़ी है। तो काफ़ी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स इसके कड़क कड़क जवाब दे रहे हैं, वायरल हैं वो वीडियोस ट्विटर वगैरह पे। वो साफ बता रहे हैं कि भाई साहब, ज़मीन तो आपके परनाना ने छोड़ी थी। आपकी जो दादी हैं उनके वालिद मोहतरम जनाब नेहरू साहब ने चाइना को और पाकिस्तान को POK और गिलगित बल्तिस्तान दे दिया था, चाइना को अक्साई चीन दे दिया था। तो ये तो आपके सवाल पूछना चाहिए आपको कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे इन बातों का। बाकी आज पहली बार मिलिट्री ऑफिसर्स कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि भारत ने ऐसा कड़क और करारा जवाब दिया चाइना को कि चाइना को मजबूरन वापस जाना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि वापस जाने पड़ा का मतलब क्या है? इसका मतलब वो भारत में घुस गए थे तो वापस उस स्टैंड ऑफ की जगह से जाना पड़ा था, भारत के अंदर नहीं घुसे थे। तो मसला ये है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से 72 साल से कैंसर जो है ना, वो है कांग्रेस। और मैं बार बार इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि खाली भारत नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी का भी जिम्मेदार कांग्रेस है कि कांग्रेस ने ही इस पंजाबी आर्मी को इस हद तक तगड़ा किया। 47 में भी वो डीलें की और वो चीज़ें की कि इस आर्मी को तगड़ा किया कि पार्टीशन से 1 साल पहले मुसलमान फ़ौज अलग करके वहाँ पे चली गई। यानी हर कंडीशन इन्होंने वो मानी जिससे कि ये आर्मी तगड़ी हुई। फिर 1971 में भी जब 93,000 फौजी भारत के पास कैद थे और भारत ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो शिमला में श्री राहुल गांधी की दादी साहिबा ने हार दिया था। वो भुट्टो की शख्सियत पे ऐसी मर मिटी थी कि हर चीज़ उन्होंने उधर सरेंडर कर दी। जो कि भारत की बहादुर सेना ने फतह हासिल की थी ना, जो वो सब सरेंडर कर दी थी कांग्रेस की महानेता इंदिरा गांधी जी ने। तो राहुल गांधी साहब को और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कुछ भी कहने से पहले वो ज़रा अपने ब्लंडर्स का जवाब दे दें तो इतिहास बड़ा क्लियर हो जाएगा और करंट सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं आऊँगा कांग्रेस के जो बचुंगड़े हैं, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स और ये मुसलमान जर्नल्स, मैं पाकिस्तानी कहने लगा था तो वो वाकई पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे बदबूदार नाम है, सबसे गंदा घिनौना, जिसकी शक्ल भी बदबूदार है और जिसका कैरेक्टर भी, वो है राना अयूब। ये हमेशा से अमेरिका खेलती आई है। ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और इनके ज़रिए खेलती रही। अब ये अपनी ट्वीट को डायरेक्ट POTUS यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को डायरेक्ट करती है। मतलब आप ये देखें कि ये हर ट्वीट के नीचे इसका लिखा होता है कि देखो भारत में डाइवर्सिटी को ख़तरा है, देखो भारत में डिक्टेटरशिप हो रही है, देखो भारत में ये डिक्टेटरशिप, ये डाइवर्सिटी इनको इसलिए नज़र आ रही है कि आज पहली बार हिंदू भी कह रहे हैं कि यार हमारे भी कुछ राइट्स हैं यार, बहुत हो गया यार, मतलब मामू बनाना छोड़ दो, अब बहुत हो गया। ये जितने बदबूदार नाम है ना, ख़ास तौर पे राना अयूब, मेरे बस में होता ना अगर, तो मैंने तो राना अयूब को ऐसी 5 दिन नहीं 50 दिन के लिए पुलिस में भेजना था। ये बहुत ज़्यादा उछल रही है
कि ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका, दिशा राही, कि इसको 21 साल की लड़की को वो भेज दिया। तो 21 साल की लड़की ऐसे काम क्यों करती है? 21 साल की लड़की देश के खिलाफ इंटरनेशनल साजिशों का हिस्सा बनती है। और राना अयूब, तुम्हारा जर्नलिज्म, तुम्हारा इंडिपेंडेंस, तुम्हारी डाइवर्सिटी कहाँ मर जाती है जब तुम रिंकू के बारे में तो एक लफ्ज नहीं बोली। तुम रिंकू शर्मा के कत्ल के ऊपर जरा भी नहीं बोली। ना वो केजरीवाल बोला जो अखलाक के घर पे तो चल के जा रहा था, लेकिन रिंकू के घर पे जाने के लिए इसके पांव में मेहंदी लगी हुई थी केजरीवाल के। क्या रिंकू भारत का नागरिक नहीं था? क्या रिंकू का कत्ल कम्युनल नहीं था? तुम्हारी कम्युनलिटी खाली उधर ही आ जाती है जहां मुसलमान आता है। मुसलमान के गंदे और गलत काम को सपोर्ट करती रहती हो हमेशा। और मुझे हैरत होती है, ये सेलिब्रिटीज है भारत के, ये अजीम सेलिब्रिटीज हैं। इनमें से एक विशाल जी हैं, वो आजकल इंडियन आइडल जैसे बड़े महान मंच को जज कर रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड लेके खड़े हैं कि जी जस्टिस। क्या रिंकू शर्मा के लिए जस्टिस मांगते हुए तुम लोगों को मौत आती है? जब साधुओं की लिंचिंग हुई थी तब तुम लोगों को मौत आ रही थी बात करते हुए। यानी हिंदुओं के ऊपर कुछ भी कयामत गुजर जाए तुम लोगों को नहीं बोलना उस पे। लेकिन जब ये आपको ये सुहेल और ये निजामुद्दीन मंदिर से चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपकी कम्युनलिज्म आ जाएगी सामने और भारत की डाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाएगी। यानी मुसलमान या माइनॉरिटीज का कोई भी जुर्म करे उसको आप माफ कर दो। या ये दिशा जैसी लड़कियां, इंटरनेशनल साजिश थी, खुल के सामने आ गई टूल किट, तो उस पर तुम लोगों के एक लफ्ज नहीं निकला कि ग्रेटा ने जो आपके टूल किट की जो पोलें खोल दी तो तुम लोगों की बोलती क्यों बनती? तुम लोग खाते भारत का हो, अय्याशियां दुनिया जहां की भारत से लेते हो। भारत के नाम पे तुम लोगों ने 5 स्टार और 7 स्टार लाइफ गुजारते हो। बेशर्मो डूब के मर जाओ कि जब वक्त आता है तो तुम लोग ये बातें करते हो। अब मैं आपको ज़रा इन लोगों को जो जवाब दिया है ना, वो इन खातून ने बड़ा ब्रिटिश हाउस में दिया है एक जगह, कि किस तरह इन्होंने ये भारत के इश्यूज के बारे में बात की है। ज़रा गौर से। As I start speaking, I did have a speech ready when I came, thinking that members of the proposition would come up with lots of facts. They would, unlike Salmanji said to us, come up with fake news, fake futures or fake promises. So I was hoping that I would have a whole list of facts that I could come and rebut when I came here. Having listened to the first 3 speakers, I haven't heard a single fact yet. All I've heard is Modi didn't do this, the BJP government didn't do this, it's all proven. Where is it proven? Because you say so? Because Google says so, and I know, Chaitanya, you use Google for your references. I warn you, that's dangerous, because you've already got a fact about me wrong. But I thank you for it. You said I'm a financial consultant with only 50 hits. Suddenly, I'm sure I'll get lots more hits for financial stuff. I have nothing to do with finance. I'm a lawyer by background. So thank you. And now that an Oxford Union lawyer has said to me that I'm a finance person, I'm sure I'm going to get thousands of hits now. So thank you for that. The reason I say that is that in all these discussions about India, it scares me. It scares me how many people believe what they read. And I say that for all of you on both sides. What is written is not always true. So what I want to talk about is what is real for me. And I'm slightly different. I have a declaration to make here. I'm not part of the Oxford elite. I'm not part of the rich Indian elite. And I have no conflict of interest here. I'm not going for political positions either in India or in UK. So when I speak from a real life experience of being both an Indian and being in Britain. And I'll tell you what my experience has been. The other difference is I was born when Chaitanya, you were probably still in nappies, unfortunately. I was around in India. I grew up in a place called Hyderabad, which some of you may know.
Hindu-Muslim riots happened well before Modi, okay? And they will happen after Modi if we do not have confidence in the Indians of that beautiful message that you said, unity in diversity. And I say that as a Modi supporter, that unity in diversity is the crux of what we do. And I hope that we agree with the 600,000 Indians that go to democratically vote for that. Because when they vote for it, they hope. Yes, they do hope. And I think that's great that Modi has given us some hope. Because I tell you, as an Indian that grew up in Britain, how did people used to look at me when I grew up in Britain? Not the way British people look at Indians now. They come to us and ask us to speak. They come to us and say, India's at the same table that everybody else is at because of where India is in the last 5 years. It has given Indians over the world, the Indian diaspora and Indians in India, a newfound confidence. And I like that hope, and a newfound confidence in unity and diversity, not in the divisive politics that actually I've heard more from the proposition than I did from my colleagues. I applaud Nouri, who, despite her reservations, despite what she heard in some of the press about what he's about, has said, actually, you have to vote with the people of India. If the people of India have confidence in this, who is Oxford Union to say, no, they are wrong? And it was interesting when I first came here and what people said to me when I came here. A lot of people said to me, Janavi, it's going to be a stitch-up. It's a fix, what's going to happen. People will have come here with their views in mind already. Not because of what they have experienced or anything like that, but because the BBC has peddled that Hindu-Muslim riots happened. Some person died and suddenly 46 people that were Muslims were killed. Where was the BBC when 56 of my Sikh brothers were killed and Rajiv Gandhi and Indira Gandhi did nothing? They stopped the police from going in. Why were they not accused of being divisive amongst Hindu, Muslims and Sikhs? It is unfortunately a realism that there is division, and this is something we need to tackle with real truth, not with rhetoric. And please don't divide us by just making people out to be on one side or the other, because we're not. I hope for unity as much as every one of us, hopefully, in this room hopes for, but I also want somebody that can give us hope. And let's have a look at some of these things, the statistics and everything else you've talked about. What is wrong with giving people a vision? He has come up with 6 campaigns, none of which are to do with religion, none of which are to do with division. Digital India. Whether it's worked or not, I live in a country currently where young people do not have hope. He gave us hope in India. He gave us hope that I can put you at the table with everyone else, and digital, no thanks. He gave us hope, and he looked, and he's given us a forward-looking message. Make in India, smart cities, Startup India, Swachh Bharat. And let me talk again. I'm one of the few on this panel here that come from a generation, and that is a woman. I can tell you, when I was growing up in India, and when we used to go to India, I wasn't, as I said, part of the rich elite or anything. We were part of the poor that grew up. My parents were fortunate enough to be professionals and therefore got out of that poverty. But a lot of my family is still there in India, and I can tell you the difference now for them. They have toilets to go to across India. It may seem like a small thing here, but if you grew up in India, you will know what it meant. We used to have to travel nearly a mile away, and as a woman, it was degrading. He has given us hope that that is not going to be there for women anymore. Now, if you want to deplore that, go ahead, because he hasn't built enough. What were you doing for the last 40 years when you were around before? Not one toilet. And here's the greatness of the current government. Modi said, it is not me that did it. I applaud every government that came before me, every volunteer that came before me. It is a right of every Indian to have sanitation. I'm just doing my duty. So let's applaud people that come up with thoughts like that. Economy. Let's have a look at the economy then as well. Everybody's talked here and said, oh, he hasn't done what he promised on the economy. Well, in 2016 and 2017,
UK-India Business Council recognised that India surpassed the US and China for the top place for foreign direct investment as a result of making India liberalised, as a result of the policies that were in the current government. Now, you may choose to say, oh, it was just India's destiny, they were in the right place at the right time. Again, why didn't it happen before when we had 40 years to do that? One of the other issues that was being talked about was jobs and the poor. I say it from my personal experience, as I said to you, not from the statistics that anybody is putting out there. I look at my own family. My mother had 4 sisters, my father had 3 brothers. And we were working class middle, and we are working class, middle class people here in UK too. What are the opportunities that are there for us now? All of them have ended up in jobs which weren't even available to people from there. You talked about linguistics and, what was it? North Indian Brahmins. Well, I'm none of those. I'm not a Hindi speaker, I'm not a North Indian Brahmin. Okay? And the opportunities that I and my family have got have been there because of the liberalisation, because of the movement and the hope in the last 5 years, I hasten to add, not before that. Finally, security and India-Pakistan. We live in a world, not just India-Pakistan, we live in a world where terrorism is truthfully there. We all need to tackle terrorism on a real debate, not with emotion. And for those of you that talk about the current war, remember what Modi did when he first came into government. His first invite was to the Pakistani government. That has never happened previously. No other prime minister did that. So where is that threat? After several encounters, after several attempts to do something, only then has the world come to what it has today. So yes, let's talk India, but let's talk India not from these perched and beautiful places in Oxford Union. Let's talk about it, talking to the real people in India who hope has been given to. Finally, I wanted to end on a nice little story that I heard because I compare everything that's going on in India to what's going on in Britain and globally, and that's a side that we should not forget, where India's position is in the globe. And I remember many people, when the Brexit vote happened and things were happening, people were talking about, there was a joke that was going around, that all the world leaders are sitting at a poker table trying to decide who's the most stupid. And they said, England's taken an early lead with the Brexit vote, but don't worry, the US has the trump card. I'd like to add to that, finally, India and China also is at that table. We run a risk with China. They hide their cards, they have lots of things, and they play by their own rules. India, for years, had a Ghulam. Now we've got a Raja who has people's hearts at minds. So let's look at the Indian people when we do a vote today, not on personalities, not on divisive rhetoric. Let's do it on what the Indian people need and what the world needs, because the world needs someone that will give us hope and that will do things not for personal selfish gain, but for everybody, for the whole of society, and actually for unity in diversity. Namaste, Sat Sri Akal, and Walaikum Salam. भारत में मसला यही है कि कम्युनल कह के अपीसमेंट को इंतहा तक पहुंचाया, और आज भी ये अब मसला ये है कि प्रेस भी रिंकू का कत्ल को किस तरह पोर्ट्रे करता है। अव्वल तो इसके बारे में खुल के कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई, एक आदमी मंदिर के लिए चंदा जमा कर रहा था, उसको मुसलमानों ने घर में घुस के मारा यार। एक दो नहीं, पूरा मॉब मुसलमान, उसमें औरतें भी शामिल थी। उस पर ये बोलेंगे ही नहीं। ये बेशर्मी की इंतहा है राणा सभा जैसे लोगों की। और मैं यहाँ पे मोदी जी और बीजेपी को सलाम करूँगा कि इन्होंने कम से कम इस मुल्क में एक और काम किया है कि वो प्रियंका गांधी जो ग्रीन दुपट्टा पहन के मज़ारों पे चक्कर लगाती थी,
वो राहुल गांधी जो सर पे टोपी पहन के अरबी रुमाल पहन के मस्जिदों में दुआएं मांगता था, आज इन्होंने गंगा में डुबकी लगा ली। आज इन्होंने हरिद्वार जाके डुबकी भी लगाई। आज राजदीप को भी आपने इसका रंग ही बदल दिया। इन लोगों को आना पड़ा अपने रंग में। ये आज भी अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं वरना हिंदुइज्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बदबूदार दाग है हिंदुइज्म पे। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए अपने रंग बदल रहे हैं। वरना अगर दर्द होता ना तो ये अपने धर्म की जो ऊपर हमले हो रहे हैं ना उस पर बात करते। आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में जो हिंदुओं के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जो इनके मंदिरों पे और हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी पे वहाँ पे काम हो रहा है, उस पर तो ये लोग कभी नहीं बोल रहे। 23 मंदिर, तिरुपति मंदिर को 23 प्लॉट कुछ डेवोटीज ने दान किए थे, वो बिक रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं सरकार की जानिब से। और वहाँ पे चर्च के लिए ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, मतलब वो ज़मीनें चर्च के लिए बेची जा रही हैं। तो फिर यार आज भी क्या इन्वेडर्स का दौर चल रहा है? जब काशी विश्वनाथ में मंदिर के चारों तरफ मस्जिदें बना दी गई थीं, जब राम जन्मभूमि के ऊपर बाबरी मॉस्क बना दी गई थी, तो आज भी क्या वो दौर आ गया है? फिर अब जागना तो पड़ेगा ना। और फिर हिंदू अगर जागता है तो कहते हैं जी हिंदू एक्सट्रीमिज्म और दुनिया में हिंदू के वो हो रहा है और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है और एक इंटरनेशनल साजिश चल पड़ती है। लेकिन इन चीज़ों की परवाह ना करें, दुनिया तो बकवास करती रहेगी। इनको पाकिस्तान का एक्सट्रीमिज्म नज़र नहीं आएगा, इनको भारत में मुसलमानों का एक्सट्रीमिज्म नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे जाकिर नाइक जैसे लोग मुसलमानों को क्या पट्टियाँ पढ़ाते हैं ये आप सबको अच्छी तरह पता है, और मैं पहले भी कई बार उनकी वीडियोस बता चुका हूँ। जिनका मकसद इस देश में हिंदुइज्म ख़त्म करना है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है इनकी नज़र में। मुझे राना अय्यूब के घिनौने कैरेक्टर की जो ट्विटर की जो पट्टी है, इसमें एक ट्वीट दिखा दें जाकिर नाइक के खिलाफ हो या किसी मुसलमान मौलवी के बारे में हो, कोई एक ट्वीट निकाल के दिखा दे मुझे कोई। तो ये है जी बेगैरतों के कैरेक्टर। आपने देखा कि स्ट्रिंग रिविल्स ने पोल पट्टियां खोली तो उनके साथ क्या हो रहा, पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया। उस पर राना अय्यूब नहीं बोल रही, उस पर जमहूरियत खतरे में नहीं आती, उस पर डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आती। इनकी डिक्टेटरशिप आ जाती है जब एक देशद्रोही दिशा राही को पकड़ा जाता है, तो इनकी डिक्टेटरशिप शो हो जाती है, इनकी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है, भारत की डाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाती है। पोटस को लेके आ जाते हैं, अमेरिका के सदर को हुक्म करती हैं कि आओ भारत के ऊपर हमला करो और भारत को सबक सिखाओ, भारत की डाइवर्सिटी खतरे में है। लेकिन जब स्ट्रिंग रिविल्स के पूरी टीम को गिरफ्तार किया जाता है, जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है, जब सुनैना होलकर को गिरफ्तार किया जाता है, जब बेशुमार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिनका कसूर सिर्फ ये होता है कि वो हिंदुओं के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स नहीं मांगते, वो हिंदुओं के लिए जायज़ राइट्स मांगते हैं, हिंदुओं के लिए इक्वल राइट्स मांगते हैं, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये है इनका कैरेक्टर। मैं आपको इनके बारे में और मज़ीद क्या बताऊं कि पहले आप ये जरा वीडियो देखिए। वंदे मातरम। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य, अयोध्या की प्राचीनतम पीठ, सिद्ध पीठ है, जहां से ज्ञान वैराग भक्ति का उद्गम हुआ, महात्यागियों की आचार्य पीठ, तपस्वी छावनी का मैं जगत गुरु हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं सियासत की रामलीला। देखिए, इस समय भारतीय राजनीति जो है, हिंदुस्तान में जो राजनीति चल रही है, वह पहली बार सत्ता राष्ट्रभक्तों के हाथ में आई है। देखिए, माननीय श्री दशरथ जी का रोल कौन अदा कर रहे हैं? संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी दशरथ जी के समान हैं,
क्योंकि कोई भी यदि अच्छी सोच वाला है, राष्ट्रवादी सोच का है, वो कहीं न कहीं से संघ की देन है उसकी। और रामनाथ कोविंद जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का रोल अदा कर रहे हैं। श्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री भरत जी का रोल अदा कर रहे हैं, मंदिर में जाना, पूजा करना। और जिनके नाम से शत्रु कांप जाते हैं, ऐसे शत्रुघ्न का रोल अदा कर रहे हैं श्री अमित शाह जी। और हनुमान जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लाल देह लालील से जैसे हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं। और सीता जी कौन है? भारतीय संस्कृति ही सीता है, जिसका हरण कांग्रेस रूपी राक्षसों ने किया है, कांग्रेस के सपोर्टर पार्टियों ने किया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को यदि बचाना है तो कांग्रेस के सहित उनके जो भी सपोर्टर पार्टियां हैं, जो भी भाजपा से विरोध करने वाली हैं, मोदी के विरोधी हैं, उनका नाश करना होगा, उनको हटाना होगा, जनता को जागना होगा। जैसे केजरीवाल क्या है? केजरीवाल जो है कालनेमी के समान लोगों को प्रलोभन देकर के देश को बर्बाद करना चाहता है। चुनाव आने वाला है दिल्ली का, इसलिए कालनेमी रूपी इस केजरीवाल को खत्म करिए और मोदी का साथ दीजिए माननीय बंधुओं, क्योंकि मोदी ही एक ऐसे हैं जो देश को नई ऊंचाई दे रहे हैं। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मैं जगत गुरु की हैसियत से, प्रमुख धर्माचार्य की हैसियत से, सर्वोच्च धर्माचार्य की हैसियत से मैं धर्मादेश भी जारी करता हूं कि भाजपा के साथ में, मोदी के साथ में सभी अच्छे मानवतावादी ताकतों को आने की जरूरत है, क्योंकि अखंड भारत मोदी जी ले आ सकते हैं, अखंड भारत मोदी जी कर सकते हैं। क्योंकि जो भारत से जो हिस्सा कट गया है वो आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, उसके लिए हम लोगों ने नहीं दिया था, वहां से मानवता खत्म हो गई है। इसलिए भारत को अखंड करेंगे, मानवता की स्थापना करेंगे, उसके लिए मोदी जी का साथ जरूरी है। और मैं बता रहा हूं, कांग्रेस अगर नहीं हटाओगे बंधुओं तो भारतीय संस्कृति, एक आते गंगा जमुनी तहजीब, अरे गंगा है यमुना है, जमुनी कहां से ले आए? इसलिए जमुना के जमुनी कह रहे हैं। बंधुओं, उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। अगर उल्लू को आप देखोगे तो बाकी जितने उजाले के लोग हैं वो नहीं बच पाएंगे। केवल कांग्रेस सिर्फ उल्लुओं का साथ देती है, देश विरोधियों का, आतंकियों का साथ देती है। इसलिए आतंकवाद को अगर खत्म करना है, गद्दारों को खत्म करना है, देश विरोधी विचारधारा को खत्म करना है तो कांग्रेस को खत्म करना होगा। मोदी जी का साथ दीजिए, दिल्ली का चुनाव भारी मतों से जिताइए। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य आप सब लोगों को कह रहा हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, 24 घंटे के अंदर दुनिया के सभी देश में यह वीडियो हमारी पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम। तो आप खुद फैसला कर लें कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे आगे कितना बड़ा एक सफ़र है, कड़ा सफ़र है। हमारी मुखालफत करने वाले लोग हमारे अपने हैं और हमें दूसरों से ज़्यादा, उन लोगों से ज़्यादा जो कि ग़ज़वा हिंद की सोच रखते हैं, जो कि हिंदुओं को मंदिर और हिंदुओं की बिलीफ्स और हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं, उनसे हमें कम ख़तरा है। हमें मसला ज़्यादा अपने लोगों से लड़ने में हो रहा है और ये एक बड़ी ही मुश्किल जंग है जिसमें हमें मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग। जैसे अभी एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने मुझे ये ख़त भेजा कि आप नफ़रत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में नफ़रत बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो सच बोल रहा हूँ ना भाई, मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। नफ़रत तो आप लोग बढ़ा रहे हैं। अगर आपको इतना ही मसला है तो आ जाए ना अवैसी के घर के सामने, अपने ऊपर तेल लगा के आग लगा दें, एहतजाज करें अवैसी के घर के सामने कि नफ़रत तो वो फैला रहा है। खुल के बयान दे रहे हैं, ये हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं और नफ़रत मैं फैला रहा हूँ। मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। मैं तुम लोगों के घिनौने कैरेक्टर बता रहा हूँ। मैं राना आयुब जैसे तुम लोगों के घिनौने कैरेक्टर सबके सामने रख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा, और मैं तो हक अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो नफ़रत मैं नहीं फैला रहा, नफ़रत आपके भाई बंद फैला रहे हैं। उनको रोकें, वरना इस मुल्क में शहजाद पूनावाला भी तो है, निगत अब्बास भी तो है, सबूही खान भी तो हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी तो हैं, ये सब लोग भी तो हैं। ये सब नफ़रत फैला रहे हैं क्या? क्योंकि ये सच बात करते हैं। कड़वा होता है सच। तो हिंदुओं को तो आगे बढ़ना होगा, मामलात को अपने हाथ में लेना होगा। आपको मैं वापस कहूँगा कि आप मुझे संघी कहें, हिंदुओं का एजेंट कहें, हिंदुत्व के चमचा कहें,
लेकिन मैं तो कहूँगा कि आपकी ब्लेसिंग है आपकी लीडरशिप। आज जो भारत के पास लीडरशिप है वो भारत को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है, और उसकी राह में ये लोग जैसे कहते हैं ना कि काफिले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ये कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, आपको इनकी परवाह नहीं करनी। हाँ, इनमें से कुछ कुत्तों को या कुतियाओं को अब बंद करना होगा जो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। तो 21 साल दिशा को बंद कर दिया, 5 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तो कुछ मेरी दीनी बहनों को भी पुलिस के हवाले करें, ज़रा उनके भी चिट्ठे खोलें, इनके चेक करें हिसाब किताब कि कहाँ से क्या कुछ हिदायतें आ रही हैं, कौन कौन सी टूल किट्स इनके पास से निकलती हैं। ये जब टूल किट्स खिलेंगी ना तो मैं आपको बताऊं बहुत कुछ मिलेगा। कुछ टूल किट्स खोलना ज़रूरी है। तो ये मेरा मैसेज था भारत के सच्चे हिंदुस्तानियों के लिए। आजकल तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी है तो इस वजह से भी मैं कुछ फंसा रहता हूँ, बाकी जॉब वॉब भी करनी पड़ती है तो इसलिए टाइम कम दे पा रहा हूँ, इसलिए माजरत। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अपना पैगाम मोहब्बत फैला सकूँ वो कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट अजीज़ दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा? बोल, कब तक कुर्सी रहेगी? कब तक कुर्सी को चिपके रहेगा तुम? जब साहब सुषमा स्वराज जैसी औरत जो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो सुषमा स्वराज मरी अपने अंजाम को पहुंची। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, वो मरी अपने अंजाम को पहुंची। अरुण जेटली अभी मरा, अपने अंजाम को पहुंचा। अरुण जेटली नहीं रहा, सुषमा स्वराज नहीं रही, सुषमा स्वराज नहीं रही, शीला दीक्षित नहीं रही। और हद तो ये है जब गांधी नहीं रहा, नेहरू नहीं रहा, राजी देसाई नहीं रहा, इंदिरा नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहा, चंद्रशेखर नहीं रहा, पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा, तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा? अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे पूरा अंजाम इसका होगा। और जो मिटाने का CAA और NRC की बातें कर रहा है वो तो शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा।